अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं इसी के हवाले से एक वीडियो लेके हाजिर हूँ जो कि बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग मैंने एक बनाई है। आप इंशाल्लाह उसको देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि सेल्स टैक्स का मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से काम करता है, किस तरह हम सब लोग जो सप्लाई चेन में मौजूद हैं वो अपना बर्डन एंड कंज्यूमर को ट्रांसफर करते हैं। बाकी किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा होता, सारा बोझ बर्दाश्त करता है जी एंड कंज्यूमर। अब ये वर्किंग, इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, और उसके बाद फिर आपका निकलता है पेबल। अब इसको समझने से पहले हमें थोड़ा सा इनपुट और आउटपुट का पता होना चाहिए। वैसे एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक दो मिनट में सिर्फ समझा देता हूँ कि इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस है। देखें, एक बंदा जो कि सेल्स कर रहा है, मैं सेल से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे यूजुअली परचेज पहली स्टेज होती है, लेकिन आप जरा इस तरह समझेंगे आपको आसानी होगी। एक बंदे ने 26 लाख रुपए की कोई प्रोडक्ट सेल की है, कुछ आइटम सेल की है ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। टैक्स पीरियड सेल्स टैक्स में क्या है? 1 मंथ। तो 1 मंथ में, एक महीने में 26 लाख रुपए की चीजें उस बंदे ने सेल की। अब देखिए उसने परचेज कितने की? उसने वही प्रोडक्ट्स 1.8 मिलियन यानी 18 लाख रुपए की परचेज की थी। इसने कितनी वैल्यू ऐड की है? इसकी वैल्यू एडिशन कितनी है? 8 लाख रुपए। आप 8 लाख रुपए के ऊपर सेल्स टैक्स पेबल कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला को आपने प्रेफर नहीं करना, इसकी तरफ नहीं जाना। ये सिर्फ समझाने के लिए है। हमेशा ये तरीका सही नहीं होता, समटाइम इसमें गड़बड़ भी हो जाती है। लेकिन आप देख लें कि इसने अपनी वैल्यू एडिशन के ऊपर, यानी कि जो इसने कमाया उसके ऊपर इसने कितना टैक्स पे करना है। इसने 144,000 रुपीज का टैक्स पे करना है। अब जो प्रेफरेबल मेथड है वो ये है कि आउटपुट में से आप इनपुट माइनस करें। जब हम सेल करते हैं तो हम कस्टमर से सेल्स वैल्यू के ऊपर, मैं स्टैंडर्ड रेट को लेके चल रहा हूँ 18%, हम सेल्स टैक्स भी इकट्ठा करते हैं 18% के हिसाब से अपनी सेल्स वैल्यू के ऊपर। तो हमने अपने कस्टमर से कितना टैक्स कलेक्ट किया? 26 लाख की सप्लाईज के ऊपर 468,000 किससे कलेक्ट किया? कस्टमर से। लेकिन याद आया कि जब हम किसी के कस्टमर थे, हम भी तो किसी के कस्टमर थे ना, हमने ये प्रोडक्ट्स पहले परचेज किए फिर सेल की। तो हमने जब परचेज की थी उस वक्त हमने भी टैक्स पे किया था, अगर रजिस्टर्ड बंदे से हमने परचेज की, याद रखिएगा। तो हम ज्यूम कर रहे हैं कि हमने रजिस्टर्ड बंदे से परचेज की है 18 लाख रुपए की, उनके ऊपर हमने टैक्स पे किया था एट द रेट ऑफ 18%, विच इज 324,000। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें कि जो हमने कलेक्ट किया कस्टमर से, ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है कि हम एफबीआर को जमा करवा दें। लेकिन क्योंकि हमारा अपना पे किया हुआ टैक्स भी मौजूद है, उसकी एडजस्टमेंट होनी है, उसकी एडजस्टमेंट कर लें तो डिफरेंस जो आएगा वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। अगर आप रजिस्टर्ड बंदे से परचेजेस नहीं करते, अनरजिस्टर्ड से करते हैं, तो जाहिर सी बात है अनरजिस्टर्ड बंदा तो टैक्स नहीं काट सकता, तो फिर आपने उसको तो टैक्स जमा नहीं करवाया। तो जो डिफरेंस आएगा यानी कि ये 468,000 के टोटल आपने पे कर देना है। एडजस्टमेंट कैसे होती है? जो हमने कलेक्ट किया और जो हमने पे किया, इनको आपस में नेट ऑफ कर लें और जो डिफरेंस निकलेगा वो आप जमा करवा दें। अब देखिएगा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सप्लाई चेन। सप्लाई चेन किसको बोलते हैं? सप्लाई चेन क्या है जी? वैसे तो कोई पढ़ना चाहे तो ये भी पढ़ सकता है कि हमारा सेल्स टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि पास ऑन होता है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को। और देन एंड में क्या होता है जी? पास ऑन द टैक्स टू द कंज्यूमर। ये सारा बर्डन कंज्यूमर को ट्रांसफर हो जाता है, एंड कंज्यूमर को। सप्लाई चेन का क्या मतलब? सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Means a series of transactions between buyers and sellers from the stage of first purchase or import to the stage of final supply। एक बंदा है इनिशियली जिसने परचेज की है, पहला बंदा सप्लाई चेन में, वो इंपोर्टर भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। वहां से वो चेन चलती चलती मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से हो सकता है जी रिटेलर, रिटेलर से एंड कंज्यूमर। इस तरीके से सप्लाई चेन मैनेज होती है। इसमें होलसेलर भी आ सकता है, इसमें जनाब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर भी आ सकता है। उसको हम देखते हैं कि किस तरीके से ये पास ऑन होता है और क्या जनाब रिजल्ट्स निकल के आएंगे। तो देखें, पहले हमने लिया है कि इंपोर्टर की इंपोर्ट वैल्यू 9200 रुपीज है। कितना है जी? 9200 रुपये। अब मैं इसमें कोई अभी बाकी ड्यूटीज वगैरह किसी और चीज की कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं स्टैंडर्ड रेट को लेके चल रहा हूँ, उसी को बेस बना रहा हूँ।
9200 के ऊपर हमने टैक्स पे किया होगा 18%, इम्पोर्टर साहब ने। तो वो क्या है, वो उसका इनपुट टैक्स है जो कि एडजस्ट होगा। अब इसने ये ही प्रोडक्ट्स, यानी ये जो प्रोडक्ट्स है ये क्या है, ये रॉ मटेरियल है। होलसेलर ऑफ रॉ मटेरियल को बेच दिया कितने का, 11,000 रुपए का। इसका मार्जिन कितना है, 1800 रुपये। तो 11,000 रुपए के ऊपर इसने टैक्स कलेक्ट किया होगा। क्या रेट है, 18%। तो ये आउटपुट टैक्स है, आउटपुट में से इनपुट माइनस हो जाएगा, जो डिफरेंस है वो एफबीआर को पे कर दिया जाएगा। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि ये इसका आउटपुट है, इसने अपने कस्टमर से कलेक्ट किया है। कस्टमर कौन है, होलसेलर ऑफ रॉ मटेरियल, तो उसके लिए वो इनपुट होगा। एक बंदे का आउटपुट है, वो दूसरे का इनपुट बनेगा, ये याद रखिएगा। बेचने वाले के लिए आउटपुट है, सेलर के लिए आउटपुट है, और बायर के लिए वो इनपुट है। अब होलसेलर बाइज एट 11,000 रुपीज प्लस 1980, विच इज इनपुट टैक्स। ठीक हो गया जी। तो आप 11,000 के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली क्या करें, उसका आउटपुट इसका इनपुट बन जाएगा, इस तरह से भी चल सकते हैं। और इसने फिर ये मैन्युफैक्चरर को ये चीजें बेच दी, ये जो भी प्रोडक्ट्स हैं, बेसिकली रॉ मटेरियल, ये 11,600 का इसने बेच दी। तो 11,600 के ऊपर आउटपुट टैक्स कैलकुलेट होगा। हो गया। अब दोनों का डिफरेंस ले लें, वो हम एफबीआर को पे कर देंगे। अब नेक्स्ट आ रहे हैं जी मैन्युफैक्चरर साहब, जिन्होंने ये बाय किया 11,600 का, 11,600 का। इसके ऊपर सिंपली आप इनपुट कैलकुलेट कर लें, या फिर जो प्रीवियस सिनेरियो में आउटपुट आ रहा था वो इस दफा इनपुट बन जाएगा। देखिए ये आउटपुट इस दफा इनपुट बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मामला चेंज हुआ है, इसने जो बाय किया है वो 11,600 और प्लस टैक्स पे किया है इस अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो इसने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी तो खर्चे करने ना बाकी। एक तो प्रोडक्ट का खर्चा होता है यानी कि रॉ मटेरियल, फिर उसमें जनाब लेबर भी शामिल है, फिर उसमें ओवरहेड्स भी शामिल हैं। तो वो खर्चे सारे मिला के बन रहे हैं 9,000 रुपये। अब इसका टोटल मामला कहाँ तक पहुंच गया, अभी फिलहाल टैक्स को एक्सक्लूड कर दे तो 11,600 प्लस 9,000 कितना बनता है जी, गालिबन 20,600। अब ये क्या कर रहा है, सेल्स टू अ होल सेलर ऑफ फिनिश गुड्स एट 23,600, 23,600 माइनस 20,600, इसका मार्जिन कितना है, इसका मार्जिन 3,000 रुपये। अब देखिएगा, ये आउटपुट जो था ना ये इन साहब का इनपुट बन चुका है, लेकिन 23,600 के ऊपर इन्होंने अपना आउटपुट भी वर्कआउट करना है, कैलकुलेट करना है। हाँ जी, क्या करना है, आउटपुट में शायद थोड़ी सी मिस्टेक है। हम्म, इन्होंने चीजें बेची 23,600 की, तो हम सिंपली 23,600 लेते हैं और उसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ले जी, ठीक हो गया। 4248, ये इसका आउटपुट कैलकुलेट हो गया, और ये इसका इनपुट था। अब दोनों का आपने डिफरेंस लिया, वो डिफरेंस पे कर दिया जाएगा, वो डिफरेंस पे कर दिया जाएगा। आगे क्या है, होलसेलर बाइज एट 23,600, फिर जनाब उसने टैक्स भी पे किया। वो टैक्स कितना है उसको हम ठीक कर लेते हैं, उस फिगर को, जो कि शायद थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। 4248, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 4248। इसने परचेज किया इतने का, और उसके बाद इसने सेल कर दिया जनाब रिटेलर को 24,000। अब 24,000 रुपए के ऊपर आपने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट कर लेना है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 72 रुपीज है। मार्जिन कितना है इस बंदे का, 23,600 का इसने परचेज किया, 24,000 का बेच दिया, तो मार्जिन है इसका 400 रुपीज का। और जो इसका डिफरेंशियल टैक्स है या जो लाइबिलिटी है वो 72 रुपीज की, क्योंकि इसका आउटपुट जो इसने कलेक्ट किया था अपनी सेल्स के ऊपर वो 4320 रुपये है, और जो इसने अपनी परचेज के ऊपर पे किया था वो 4,248 रुपये। अब ये मामला आगे बढ़ रहा है रिटेलर की तरफ। रिटेलर ने ये चीजें खरीदी हैं 24,000 रुपए की। आप 24,000 रुपए के ऊपर डायरेक्टली कैलकुलेट करना चाहें तो डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 24,000 इंटू 18 या 24,000 इंटू 18%।
तो वो जनाब इनका इनपुट टैक्स बन गया 4320, और ये चीजें एंड कंज्यूमर को बेच दी गई हैं 24,600 की। 24 और 24,600 के दरमियान जनाब मार्जिन ले लीजिएगा, वो बन रहा है 600 रुपए का। ठीक है। अब आप क्या करें, यहाँ पे 24,600 के ऊपर 18% कैलकुलेट करेंगे, वो बन रहा है 4428। उसमें से आप इनपुट टैक्स माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो 108 रुपीज का आएगा, जो आपने एफआईआर को पे कर देना। इसमें याद रखिएगा, इसमें हमने 8B को कहीं कंसीडर नहीं किया, वो याद रखिए, वो एक सेपरेट टॉपिक है। वो अगर इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वर्किंग हो जाती, जो कि लोगों को समझ शायद आने में मुश्किल होती। तो आप देख लें, पहली स्टेज जो कि इंपोर्ट है, उससे हमने स्टार्ट किया कि 9200 रुपीज की कोई प्रोडक्ट्स खरीदी गई हैं, उनके ऊपर हमने स्टैंडर्ड रेट लिया है। स्टैंडर्ड रेट के मुताबिक 1656 रुपीज का टैक्स हमने पे किया है। और जब हमने वो चीज़ें सेल की हैं 11,000 रुपए की, तो उनके ऊपर हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया है। जो डिफरेंस है वो हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि इसका इसकी जेब से क्या गया टैक्स की मद में, या ये आप लोग खुद बताएंगे कमेंट्स में। फिर दूसरी स्टेज, ये होलसेलर, इसने 11,000 रुपए का खरीदा और इसने टैक्स भी पे किया जो कि 1,980 रुपये था। फिर जब इसने ये चीज़ें बेची 11,600 की, तो इसने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया। अब जो डिफरेंस है वो इसने एफआईआर को पे कर दिया। इसकी जेब से टैक्स कीमत में क्या गया। इसी तरह आप चलते जाएं, सोन एंड तक देखें कि किसकी पॉकेट से कितना गया है, और टोटल टैक्स इस पूरी सप्लाई चेन में कितना पे किया गया है, और वो किसने पे किया है, किसके ऊपर वो बर्डन आए, ये आपने थोड़ा सा मुझे बताना है। ठीक है जी, ये आपका काम है, बाकी मैंने सब करवा दिया है। मेरा ख्याल है कि इससे ज्यादा डिटेल में करवाना मुश्किल है, वरना यूजली एक ही सिनेरियो करवाया जाता है कि आउटपुट में से इनपुट को माइनस कर दें और काम हो जाता है। तो खैर जी, आज इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।